अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जस्दे खाकी मिल गया है। ईरानी हिलाल अहमर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर के जस्दे खाकी हेलीकॉप्टर के मलबे से मिलने की तस्दीक कर दी है। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि मैयतों को तब्रेज़ मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जल कर नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी सवार थे। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसमी हालात में दीजमर जंगल में क्रैश हुआ। हादसा ज़िला उज़ी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया है। परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टरों से राबता मुनक़ता हो गया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फ़िकार महतू साहब। जावेद फारूकी साहब, सबसे पहले तो इब्राहिम रईसी की ये मौत जो है बड़ा सानहा है ईरान के लिए। कितना बड़ा लॉस है ईरान के लिए? ये बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए, इस लिहाज से कि एक ऐसी शख्सियत है जिनका इनकलाब ईरान जो था उसके अंदर जो रहनुमा और जो सीनियर सियासी रहनुमा और कारकुन ईरानी हुक्मरान जमात इस वक्त जो है उसमें ये उनमें शुमार होता था इनका। और ये इब्तदाई इनका जो सियासत का आगाज़ था वहीं से ही ये इमाम ख़ुमैनी के जो मानने वाले और उनकी तालीमात पर चलने वाले, उनके साथ उनके सियासी सफ़र के हम सफ़र जिन्हें कह लें, तो इस तरह से ये एक नज़रियाती बड़े कमिटेड किस्म के एक इनकलाबी रहनुमा थे। तमाम ज़िंदगी जो है इन्होंने इस इनकलाब के साथ गुजारी और बहुत ही अहम ज़िम्मेदारियाँ इनकलाब ईरान के बाद इनके हिस्से में आई। उसके बाद अब जब वो ईरान के चीफ़ प्रोसिक्यूटर भी रहे और अब जबकि वो ईरान के सदर बने, तो ये उनका ये जो दौर था ये इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि इस दौरान ईरान का न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरे ख़ित्ते के अंदर ईरान का जो सियासी हिकमत अमली थी और उसकी जो पॉलिसीज़ थी उनके नफाज में इनका किरदार जो था वो बड़ा नुमाया था। उनको इस हवाले से भी देखा जाता है कि बड़े जिसे कहें कि इस एक इस्लामिस्ट लीडर के तौर पर दुनिया भर में वो मुसलमान ममालिक जो थे उनको यकजा करने की एक स्ट्रगल के अंदर भी लगे रहते थे। पाकिस्तान का दौरा, हालिया दौरा ख़ास तौर पर, उसमें वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। इससे पहले जो बड़ा ब्रेक थ्रू इनकी सदारत में हुआ था वो सऊदी अरब के साथ जो एक तवील जो थी एक कशीदगी थी, उसमें उन्होंने उस एक आयरन कर्टन को एक तोड़ा और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल किए। और एक तवील अरसे के बाद सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात न सिर्फ बहाल हुए बल्कि आगे बढ़कर सऊदी जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो था वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा अहम संगे मील साबित हुआ। फारूकी साहब, आपकी बात जो है वो उसको मज़ीद कंटिन्यू करूंगी। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क़यादत जो है वो किसी भी मुल्क का बहुत अहम फैक्टर होता है और क़यादत की जो सोच है वो उस मुल्क के लिए डायरेक्शन का तयन करती है। तो जो इब्राहिम रईसी का जो ईरान और पूरे खित्ते पर उनकी जो सियासत के असरात हैं, उनके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रईसी साहब की वफ़ात और उनके साथ ही फॉरेन मिनिस्टर्स की जो वफ़ात है इस इंसिडेंट के अंदर, उसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक है कि ईरान की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है या ईरान के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं खित्ते के अंदर, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। वो वहीं पे रहेंगे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, वो अमेरिका के हवाले से हो, वो इजराइल के हवाले से हो, वो गज़ा के हवाले से हो। ये चीज़ें जो हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहा जा रहा था
कि रईसी साहब जो हैं ये आयतुल्लाह खामनाई को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सक्सेशन के जो सिनेरियोज हैं वो डिस्कस हो रहे थे कि किसको आयतुल्लाह खामनाई के बाद जो है वो लीडरशिप मिलनी चाहिए। इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन समहाउ ये वाकया जो है हो गया। दूसरी तीसरी इसमें अहम चीज ये है कि जो टेक्टिकल लेवल पे छोटी चीजें विद इन द कंट्री होनी है वो जारी बात है, एक डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें आप देखें कि ईरानी जो सदर हैं, ईरानी जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, उन्होंने ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 जो है उसको इन्वोक किया है, जिसमें जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंटरिम हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, और अब पार्लियामेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस, ये सारे लोग जो हैं नेक्स्ट 50 डेज के अंदर जो हुकूमत साजी का प्रोसेस और नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसको देखेंगे। सो एट होम कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, चीज़ें चलती रहेंगी। खित्ते के अंदर जो ज़्यादातर आपको पता है इन्फ्लुएंस है वो IRGC और प्लस आयतुल्लाह खामनाई का है। इजराइल के हवाले क्या पोजीशन लेनी है, मिडल ईस्ट में क्या करना है, प्रॉक्सीज को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे कंटिन्यूटी रखनी है, तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन एक बिल्कुल एक सारा का सारा मुल्क जो है वो शॉक में चला गया है कि शायद कोई हालात ख़राब ना हो जाए। लेकिन याद रखें लार्जली जो पावर है ईरान के अंदर वो ईरान की जो मिलिट्री जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसके पास होती है और आयतुल्लाह खामनाई के पास होती है। एंड बट प्रेसिडेंट जारी बात है ही इज द मेन एग्जीक्यूटर होते हैं। सो ये नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक सेटबैक तो नजर आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे जब इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ठीक है मेहतू साहब, अभी डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि इसका खित्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो इसराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से जो ईरान का एक किरदार है वो किस तरह से मुतासर होगा रईसी साहब के जाने से? देखिए, ईरान के अपने इंटरनल मामलात के हवाले से तो सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की जो शहादत है, मैं समझूंगा कि वो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खित्ते में जो ईरान की पॉलिसी है ना वो प्रिवेल कर रही है। एक्चुअली जो शख्सियात हैं वहाँ ईरान के, आप देखें कि पिछले 44 साल से जब से उनके ऊपर, बल्कि पाबंदियों से भी पहले जब इमाम ख़मीनी का इनकलाब आया उसके बाद से जिस सूरत हाल का ईरान को सामना है उसमें उनकी पॉलिसियों ने बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, एक इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ा है, और मैं नहीं समझता कोई तब्दीली आएगी। अब इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार हम US गए तो उस वक्त ज़ील अब्बास जिलानी जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक बात बड़ी अहम उस वक्त ईरान के बारे में बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले, ये 2014 की बात है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान पिछले 30 साल से ना सिर्फ पाकिस्तान का सफ़ीर हम लोग हैं, हम बल्कि ईरान के सफ़ीर भी हैं। हम ईरान की सफारतकारी कर रहे हैं दुनिया भर में, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा। तो चाइना के साथ जो ईरान के ताल्लुकात बने, जो सऊदी अरेबिया से हुए, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक किरदार है। और पाकिस्तान ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने 1947 में पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, और कश्मीर समेत पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात थे अक़वाम मुत्तहिदा में या और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। और ये मैं आपको यानी लेटेस्ट बात है, जो मुदस्सर टीपू इस वक्त ईरान के सफ़ीर हैं, तो उस फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर में, चाहे पाकिस्तान चैम्बर में आया, तो उन्होंने कहा कि 23 मार्च जो अभी गुजरा है तेहरान में पाकिस्तान का जश्न मनाया गया, और कई साल के बाद पाकिस्तान का परचम वहाँ लहराया और कौमी तराना बजा और ईरानियों ने बड़ा खुशी का जश्न मनाया। और पाकिस्तान ने जिस दिन, आपको याद होगा 98 में मई में धमाके किए थे एटमी, तो पाकिस्तान की तरह ईरान में भी बहुत बड़ा जश्न हुआ था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की ताकत बड़ी है तो ये ईरान की ताकत भी बड़ी है। यानी इस तरह आप समझिए कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप निकाल दें तो फिर भी आप जो है ना वो उस तरह एक मुसलसल, एक तसलसल के साथ मजबूती उसमें नज़र आती है। अभी पिछले दिनों जो आपने देखा कि दुनिया कह रही थी कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और पाकिस्तान ने ईरान पे जवाबी हमला कर दिया, तो अब ये बहुत बड़ी कोई ख़राबी पैदा होने वाली है। लेकिन आपने देखा कि वो 2-3 दिन के अंदर सारे मामला हल हो गए, और अब डॉक्टर इब्राहिम रईसी जब आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है वो एक अज़म का इजहार किया, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम था। 2 चीज़ें थी। देखिए, पाकिस्तान के पास
जो है वो पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन गैस जो है हमने 2013 में शुरू की, ईरान ने अपनी साइड कंप्लीट कर ली, पाकिस्तान ने कंप्लीट नहीं की। इस पे ईरान पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा के $18 अरब का जुर्माना कर सकता था, लेकिन उन्होंने जो इसको इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया और पाकिस्तान को 2-3 बार ये मौका दिया कि वो इस मुआहदे को आगे बढ़ाएं। और अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको आगे भी बढ़ाया है। तो ईरान से हमारे ताल्लुकात, और डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने जो कहा कि हम $10 अरब तक, अभी $11,000 की ट्रेड है सिर्फ, और इब्राहिम रईसी ये कह रहे थे कि हम इसको $10 अरब सालाना तक ले जाएंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ थी। बहरहाल ये जो उनका नुकसान हुआ है, उनकी जान बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान। फारूकी साहब, आप भी अग्री करते हैं कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट में जो मामला चल रहे हैं, रईसी साहब के जाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, शख्सियात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। शख्सियात होती हैं जो बाज़ पॉलिसीज़ जो हैं उनको लेकर चलती हैं, तो फिर हर एक का अपना एक अंदाज़ भी होता है उसकी हैंडलिंग का, और उसका विजन भी एक अपना होता है। ईरान स्ट्रेटजिकली कैसी जगह पर मौजूद है, हम पाकिस्तान के बारे में तो बात करते हैं ना कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम इंगेज हैं, और भारत के साथ भी जो है हमें एक चैलेंज दरपेश है। लेकिन आप ईरान का देखें कि ईरान जहाँ एक तरफ वो अफ़गानिस्तान उसके साथ लगता है जो मुसलसल पिछले 40 साल से खाना जंगी का शिकार रहा है, वहाँ पर भी ईरान का इन्फ्लुएंस रहा है उसके अंदर, और मुजाहिदीन के साथ भी रब्ता रहा है, मुहाजिरीन भी उसने फेस किए। फिर इसके साथ साथ इराक़ की जो वार हुई, इराक़ के साथ डायरेक्ट ईरान इराक़ वार जो है 10-11 साल चलती रही, और फिर जो अमेरिका ने इराक़ के अंदर ऑपरेशन किया उसमें भी ईरान का उस दौरान किरदार जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था और बड़ा सेंसिटिव किरदार था। फिर अब उसके बाद ईरान की जो डेप्थ है वो चली जाती है कहाँ तक, यमन तक चली जाती है। और आपने जो हौसी वहाँ पर जो हैं और उनका जितना भी किरदार रहा है, जो कुछ जैसे सऊदीया के साथ एक कशीदगी रही, उसमें भी वो ईरान का भी नाम आता रहा। फिर लिबनान तक ईरान की जो है वो वहाँ पर स्ट्रेटजिक डेप्थ है, और हिजबुल्लाह के साथ उसके ताल्लुकात, हिजबुल्लाह को जिस तरह से सपोर्ट करना। और फिर मैं ये समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा जो सेटबैक सदर रईसी के जाने का है वो हमास के लिए है। हमास को जिस तरह से ईरान खुलकर सपोर्ट कर रहा था, और इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है उसमें ये एक बहुत फौरी तौर पर एक सेटबैक है। हाँ, अगरचे इसको ईरानी क़यादत के अंदर ये ज़रूर सलाहियत है, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक उनकी हुक्मरान पार्टी है। वहाँ पर जैसे डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे थे कि वो जब दोबारा इलेक्शन होगा वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, लेकिन एक झटका आता है और ये उस फेज़ में से ज़रूर गुजरेंगे। इसके साथ साथ ईरान का अपना जो है वो इंटरनली जो पाबंदियों को जो फेस कर रहा है, फिर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बेशुमार चैलेंजेस हैं जो ईरानी क़यादत लेकर फिर रही है। अभी कुछ अर्सा पहले भी वहाँ पर एक इंटरनली एक प्रॉब्लम हुई थी, वो एक खातून की डेथ के साथ, तो वो भी एक इंटरनली एक बड़ा चैलेंज था जिसको सदर रईसी की वो जो उनकी लीडरशिप थी उसने उसको जो था हैंडल किया था, और उसमें किसी किस्म की उन्होंने रियायत नहीं की और उसको सख्ती से, अगरचे उस पर तनकीद भी हुई, लेकिन ये उनका एक अंदाज़ है चीज़ों को देखने का। ठीक है, मतलब इंटरनल जो मामला हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से आपके नज़दीक जो है वो हैंडल किया गया। डॉक्टर साहब, जब भी कोई इस तरह का वाक़या या सानिया होता है तो जो साजिशी पहलू है वो भी बड़ा डिस्कस होता है और खुलकर डिस्कस होता है, और बिलाशुबा इस फैक्टर को निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस के इस पर जो है तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये कोई हादसा है या साजिश का पहलू भी इसमें अहम हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वो कितना अहम होगा? देखिए मैडम, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक ईरान की जो हुकूमत है उन्होंने किसी किस्म का कोई साजिश के एलिमेंट को डिस्कस नहीं किया, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। वो प्योरली, अगर आप फॉर एग्जांपल देखें जवाद ज़रीफ जो कि ईरान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि वन ऑफ द रीजंस ये जो हादसा हुआ है उसकी वजह ईरान के ऊपर जो अमेरिका के सैंक्शंस हैं कि हम नए हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते। आप देखें कि जब आपकी एक्सेस ही नहीं है, अब ये हेलीकॉप्टर जो है ये 1971 का हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से लिया है, ट्विन ब्लेड हेलीकॉप्टर है। तो अब देखें ना, जिस हेलीकॉप्टर को तकरीबन 55 साल हो गए हों, और देन क्या वो उस मौजूदा वेदर का मुकाबला कर सकता है? क्या वो जो मौजूदा जो वेदर चैलेंजेस हैं उनको बर्दाश्त कर सकता है? इसको प्योरली एक हादसा देखा जा रहा है।
कि वेदर की वजह से, और अगर आप देखें कि कितने घंटे गुजरने के बावजूद, यानी कि कल 1:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया, उसके बाद कितने घंटे लगे कि ईरान की जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं वो उस जगह तक ही नहीं पहुंच सकी। ये तो यूरोपियन यूनियन एंड टर्की ने उनको हाईलाइट करके दिया कि ये वो हादसे की जगह उनके ड्रोन्स जो थे वो वहां पे पहुंचे। सो क्वेश्चन ये प्योरली एक इसको टेक्नोलॉजी के लेंस से देखना चाहिए, इसको प्योरली एक नेचुरल एक हादसा है जिसकी वजह से देखना चाहिए। और ईरान की हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसी बात या किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको हम ये कह सकें। बाकी जारी बात है खित्ते के अंदर एक हालात खराब हैं, ऐसा है। और दूसरा ये है कि ये ईरान के अंदर ये हुआ है, और कोई एक हेलीकॉप्टर तो नहीं था, 3 हेलीकॉप्टर थे, उन तीनों में से एक को ये हादसा पेश आया। सो इसको प्राइमरीली एक कॉन्स्पिरेटोरियल लेंस से नहीं देखना चाहिए, इसको नेचुरल क्लाइमेट वेदर और दूसरा जो अब एक अच्छे हेलीकॉप्टर ना होने की वजह से ये हादसा हुआ। ठीक है महतू साहब, आप क्या देखते हैं कि इसमें साजिशी उनसर का पहलू कितना अहम है? देखिए, ये मैं तो बड़ा हैरान था कि जैसे ही ये हादसे की खबर आई और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ईरानी रेड क्रेसेंट जो है वो उस पर काम कर रही है, तो हैरानगी इस बात की थी कि अगर वो चाहते तो जिस तरह से कशीदगी इसराइल के साथ इस वक्त चल रही है, वो एकदम से इल्ज़ाम लगाते और उसके बाद फिर इसराइल के ऊपर पूरी दुनिया चढ़ जाती और उनको कहती कि तुम ही ने ये मारा है इब्राहिम रईसी को और तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो, और उसके बाद फिर इसराइल को जवाब देते। आप देखते कि पूरी दुनिया में वो वजाहतें करता फिरता। लेकिन ये बड़ी ही एथिक्स का जो मुजाहरा किया है ईरान ने कि जब तक उनके पास कोई प्रूफ ना हो, जो किसी किस्म की कोई एविडेंस ना हो, उन्होंने बिल्कुल ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। और मैं इसराइल के अखबार भी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे उनके जो लोकल जोहदेदार हैं हुकूमत के, वो ये वजाहतें कर रहे थे और बार बार लोगों को और लोकल मीडिया को बता रहे थे कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई किरदार या हाथ नहीं है। तो ये ईरान की एक मैं समझता हूँ कि बड़ापन है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम नहीं लगाया और नहीं डरा। और जहाँ तक साजिशी थ्योरी का ताल्लुक है तो आप जितनी मर्जी थ्योरियाँ गाड़ लें, जब तक मुद्दई खुद ना ये कहे, यानी ईरान जब तक ये खुद ना कह दे कि हाँ हमें शक है, इवन कि हमें शक है कि सदर इब्राहिम रईसी पे कोई अटैक हुआ है, तब तक हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि उनके ऊपर कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसकी जो है वो इसका इंतज़ार करना चाहिए कि ईरान अपनी इन्वेस्टिगेशंस में क्या कहते हैं। ठीक, फारूकी साहब आप कैसे देखते हैं जिन साजिशी थ्योरीज पर बात की जा रही है कि 2 हेलीकॉप्टर्स 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उसमें से वही हेलीकॉप्टर जो है वो क्यों हादसे का शिकार हुआ, इस तरह की बहुत सारी बातें, और फिर उसको खित्ते के तनाजुर से भी, खित्ते में जो हालात हैं उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है, तो कितनी अहम है ये साजिशी थ्योरीज? देखिए उसमें इट्स टू अर्ली टू से कि अभी हम ये नतीजा निकाल कर दे दें कि इसे बिल्कुल ही रूल आउट कर दें, कोई किसी किस्म की कुछ साजिश का पहलू जो है इसे बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसे ही हुआ है कि किसी ने कुछ साजिश की है। देखिए, अगर ईरानी हुकूमत ने इस पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद नहीं किया तो अभी तक उन्होंने इस हवाले से ये भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी कि नहीं ये मुकम्मल तौर पर एक हादसा है, ये भी उनकी तरफ से नहीं। अभी तो वहाँ से मेरा ख्याल है अभी तो जो हेलीकॉप्टर है उसकी बाकियात जो हैं वो भी इकट्ठी की जा रही हैं, अभी उसके फोरेंसिक होंगे, क्या कुछ होगा उसका उसके बाद ही कोई तहकीकात के बाद ही कुछ होगा ना जी कि ये किस किस्म का हादसा था। तो जो बातें होती हैं, जो साजिशी थ्योरीज जो होती हैं, वो उनकी कोई बुनियाद होती है, वो उस वक्त के हालात होते हैं। जैसे अभी हम पहले जो बात कर रहे थे कि ईरान की कहाँ कहाँ जो है उसकी जो थे जैसे उसके सियासी तौर पर कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है ईरान, और बड़ी जिस उसकी जो डेप्थ है जहाँ जो पूरे रीजन के अंदर, उसमें फिर अब ताज़ा तरीन जो फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पर भी बहुत से ममालिक जो हैं वो उससे नाला थे और उसके ख़ाइफ थे उसके किरदार से। फिर यही वजह है कि उसके साथ तजारत के ऊपर जो पाबंदियाँ जितनी आयद की गई, तो ये ईरान को जो चारों तरफ से कई पाबंदियों का भी शिकार किया गया, तो जाहिर है कि ये तमाम फैक्टर्स, ये तमाम हालात हैं। फिर ईरान के अंदर भी एक पिछले दिनों भी एक लहर थी को तब्दीली की। ये तमाम चीज़ें जो वाक़यात मौजूद होते हैं उनको ही सामने रखते हुए कोई ना कोई ऐसी थ्योरी भी, उसको भी एक स्पेस मिलता है, गुंजाइश मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस हवाले से ना यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये किसी साजिश का शिकार हुए हैं,
ना ही हम इसको मुकम्मल तौर पर इसे मुस्तरद करा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम जो है वो लगता है, और इसका बहुत ज़्यादा जो अगर इसको डायरेक्ट लिंक करें तो ये सैंक्शंस के साथ जो ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनकी वजह से, उनके टेक्नोलॉजी में पीछे होने की वजह से आप कह लें, या उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो उस तरह से अपडेट नहीं होने की वजह से जो ये हादसा पेश आया। तो इस मामले पर अगर ये रीज़न निकल आती है कि ये प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी का सेटबैक था, तो आप क्या समझते हैं इस पर ईरान के अंदर से कोई आवाज़ उठाई जाएगी कि पाबंदियों को ख़त्म किया जाए, और ओवरऑल इसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, ईरान के अंदर से क्या आवाज़ उठाई जा सकती है इसमें, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी पिछले 35-40 साल से सैंक्शंस को बर्दाश्त कर रहा है, और वो ये इस हवाले से ईरानी अवाम तैयार हैं। एक तबका ईरान का ज़रूर मौजूद है जो समझता है कि हम जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे हम दूर हो रहे हैं क्योंकि हमें उस तक एक्सेस नहीं है। एक तबका ज़रूर ईरान का ये कह रहा है। दूसरा जारी बात है, एक जो हार्ड लाइनर एक तबका है जो ये समझता है कि नहीं, हमें इन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, यही हमारी बका के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप देखें कि जो मामलात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईरान ने अपने आप को मिलिटरली इस काबिल करना था कि वो इजराइल तक पहुंच सकता, तो वो अपनी कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन रशिया हो या चाइना हो, बहुत सारे ऐसे उनके इत्तेहादी दोस्त हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, या वो जो है वो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर या हेलीकॉप्टर या जहाज उनको नहीं दे पा रहे बिकॉज के वो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। सो ये उनके लिए मसले तो बनेंगे, डिस्कशन भी होगी, बात भी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि समवेयर जो इसको जजमेंट ऑफ पायलट जिसे वो कहेंगे, एक हेलीकॉप्टर, फिर जिस एरिया जो टेरेन जिसे बोलते हैं वो, इसकी वजह समझ के मेरा ख्याल है कि वो इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कोई लंबी बहस हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, तो वो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही कि जिससे ये लगे कि वाकई ईरान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है इस वाक़े के बाद। वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बाकी ये ज़रूर डिस्कशन होगी कि हमें नए हेलीकॉप्टर चाहिए, जहाज़ चाहिए, और हमारा टेक्नोलॉजी तक एक्सेस होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर शीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ। पंजाब हुकूमत ने हत्तके इज्जत बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया, जिसके खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया है, जबकि सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बिल ऐवान में पेश किया, जिसके मुताबिक बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्तके इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इत्तलाक होगा। हत्तके इज्जत के केसेस के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे, और हर्जाना 30 लाख रुपए तक होगा। खवातीन और ख्वाजा सराओं को कानूनी मुआवनत के लिए हुकूमती लीगल टीम की सहूलत मुयस्सर होगी। अपोजिशन ने बिल में 10 से ज़्यादा तरामीम पंजाब असेंबली में जमा करवा दी हैं। अपोजिशन ने हत्तके इज्जत बिल को काला कानून करार दिया है। जावेद फारूकी साहब, सबसे पहले तो इस बिल को लाने का मकसद क्या है? नहीं, उससे भी पहले ये कि ये बिल मंजूर हो गया आपसे थोड़ी देर पहले, और ये आनन फानन नहीं, वो आज ही बिल उन्होंने लाने का फैसला किया जी। आज उन्होंने पेश किया, एजेंडे में लाए, पेश किया और मंजूर भी कर लिया। इस दौरान उनका एक सहाफ़ियों के साथ भी एक सेशन हुआ कमेटी रूम में, वज़ीर कानून का भी और स्पीकर का भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी। इनके साथ एक डिटेल डिस्कशन हुई सहाफ़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके नुमाइंदों के साथ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप इसको फ़िलहाल रोक दें, हमारी आप कुछ तजावीज़ ले लें, क्योंकि जाहिर है कि इसके स्टेक होल्डर्स में से सहाफ़ी बड़े स्टेक होल्डर हैं। जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो इसकी स्टेक होल्डर है। इसलिए ये चाहिए था कि इसके ऊपर सहाफ़ियों की इनपुट ली जाती। तो वहाँ पर बैठकर ये बात हुई, जी हाँ बिल्कुल बात हुई कि आप इस पे हमें ऑन बोर्ड लें, और हम अगर कुछ इस पे तजावीज़ देते हैं तो उसके लिए ये आपका हाउस है, और ये अभी चलना है। 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप दोबारा इसे ला सकते हैं, इसे बेहतर करके ला सकते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है, इस पे एतराज़ ये आया था कि ये इससे पहले भी 2 कवानीन मौजूद हैं, पीका
एक्ट मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट का मौजूद है, और पंजाब डिफेमेशन एक्ट है, पंजाब डिफेमेशन एक्ट है 2017 में जो उसको किया गया। फिर पैमरा के कवानीन आपने बताए कि वो भी मौजूद हैं। इसके बाद अब फिर इस कानून का लाने की क्या तुक क्या है? तो एक इस हवाले से ये भी तजवीज़ आई थी कि देखिए, अगर आप समझते हैं कि ये कवानीन मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर रहे, जो फेक न्यूज़ है उसको नहीं रोक पा रही, या हत्या के इज़्ज़त का जो मामला है जिसे आप समझते हैं उसका अहाता नहीं कर रही, तो आप इस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। कवानीन बनते हैं लेकिन वो कोई हरफे आखिर नहीं होते। पार्लियामेंट इसीलिए वजूद में आती है और वहाँ पर लेजिस्लेटर हम इसीलिए लाते हैं कि ये टाइम टू टाइम वो कवानीन जो पहले से बन चुके हैं उनको भी अपग्रेड कर सके, या फिर नई ज़रूरियात के मुताबिक नई कानून साजी करें। तो पार्लियामेंट मौजूद है, आपके कानून साज मौजूद हैं, सब बाकी भी तमाम लोग मौजूद हैं। तो नया कानून बनाने की ज़रूरत क्या है? पहले से जो मौजूद कानून है उसका उसे इस्तेमाल करें, उसे अपग्रेड कर लें। होता ये है असल में कि जब भी इस तरह का कोई कानून बनता है, मैं ये समझता हूँ ठीक है, हर इंसान की इज़्ज़त जो है उसके ऊपर किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि उसे पामाल करे, और इसमें ज़्यादा जोर ये दिया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इनफैक्ट ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वहाँ पर टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको भी किसी तरह से रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेशन लाई जाए उसके ऊपर भी। तो ये कवानीन बन जाते हैं, लेकिन असल में हमारा असल मसला ये है कि कवानीन का मिसयूज़ भी फिर होता है। जैसे आप ये कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय का मिसयूज़ होता है, इसी तरह से कवानीन का भी फिर मिसयूज़ होता है। आप कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रोफेशनल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये जर्नलिस्ट स्पेसिफिक कानून भी नहीं है, ये हर किसी के ऊपर जो है वो इतलाक़ इसका होगा जो भी किसी के ख़िलाफ़ को हत्या की इज़्ज़त का मुर्तकब होगा। तो आप इसको ये लाएंगे तो सही, लेकिन जब ये एक शिकंजा तैयार होकर आपके हाथ में आ जाएगा तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि आप किसके गले में इसको फिट करें? ये कुछ एतराज़ात हैं जिससे सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उसने भी इस बात का इज़हार किया है कि इससे आज़ादी इज़हार का जो है वो उसके ऊपर कदगन आ सकती है और इसको उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फारूकी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट PF जो कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब। अफजल भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल भट्ट साहब, अभी फारूकी साहब भी कह रहे थे कि असल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सहाफ़ती तंजीमें हैं, और सहाफ़ती तंजीमों को उनसे डिस्कस किए बगैर, उनकी शमूलियत के बगैर इस तरह का जो बिल है वो नहीं आना चाहिए था। और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आज ये बिल लाया गया जितनी जल्दी में, और फिर जिस तरह से मंजूर किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आप सब लोग तजर्बाकार हैं कि लॉ इटसेल्फ जो भी आता है वो बज़ाहिर बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। यही वजह है कि जो ही हुकूमत की तरफ से ये खबरें सामने आई तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत तमाम स्टेक होल्डर ने गवर्नमेंट से ये कहा कि हमको मादर पितर आज़ादी नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि भाई फेक न्यूज का खात्मा हो, किसी की कोई इज्जत उछालता है तो उसके पास को प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने किसी से मशवरा किए बगैर पहले तो बिल तैयार कर लिया, फिर उसको ईवान में पेश करने के लिए एजेंडे पे रख दिया। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और PFJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी साहब ने बड़ा बर वक्त इक़दाम किया और तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई लाहौर प्रेस क्लब में, और आज एहतजाज की कॉल दी थी। तब गवर्नमेंट ने जाकर मुज़ाकरात की दावत दी, जो एक अच्छा अमल था। आज इसको अप्रिशिएट भी किया हुकूमत के सामने। लेकिन वहाँ जितने स्टेक होल्डर थे उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा साहबा से, अज़मा बुखारी साहबा से, वहाँ एडवोकेट जनरल ब्रीफ कर रहे थे, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अच्छी बात है कि आपने नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू किया है, स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेने का शुरू किया है, तो आप हमें आज मौका तो दें कि आज हम बिल की कॉपी लेकर जाएंगे, वकला से मशवरा करेंगे, सीनियर से मशवरा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको अपना जवाब हम दे देंगे।
ठीक। लेकिन वहाँ एक ऐसा माहौल बन भी गया था, लगता ये था कि क्वायर के मुताबिक एक बिल का विधान में पेश हो जाता है तो फिर तो वापस लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको पेंडिंग किया जा सकता था, उसको 2-4 दिन के लिए इल्तवा में डाला जा सकता था। इतनी क्या जल्दी थी कि आज बिल मंजूर ना होता तो रात को क्या गवर्नमेंट खत्म हो जानी थी, क्या आज रात को कोई दूसरा सूबा जो है वो उसने आ जाना था। तो मैं नहीं समझता कि अगर गवर्नमेंट इस काम को अच्छी नीयत से करना भी जा रही थी, लेकिन उसके अंदाज ने इतने शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि अब इस पर इत्मीनान मुश्किल नजर आता है। ठीक, तो अफजल भट्ट साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो हम देखते हैं कि पहले ही चेक एंड बैलेंस हैं। आप पेमरा कवानीन देख लें, फिर उसके अलावा जो पीका एक्ट है, फिर पंजाब में जो डेफेमेशन एक्ट है 2017 वो है। तो अब तीसरे इस बिल की क्या ज़रूरत पेश आई? मतलब उसी में अमेंडमेंट कर देते। अभी फारूकी साहब भी ये कह रहे थे कि अमूमन जो है वो कवानीन में अमेंडमेंट्स ले आते हैं, नया कानून जो है उसको लाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो आपके नज़दीक जो है वो ये जब ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं तो उनमें तरमीम की बजाय जो है वो एक नया एक्ट लाने को क्यों प्रेफर किया गया? देखिए, क्योंकि हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको PFJ का स्टांस जो हम हाई कोर्ट में भी लिख के दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे चुके हैं कि जब फ़िका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था और अभी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक और अथॉरिटी बनाने जा रही है, तो हमने वहाँ भी ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद तीसरा बदकिस्मत मुल्क है जहाँ खबर की बुनियाद पर आपके खिलाफ जो है वो फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। काबिल दस्तंदाजी पुलिस बना दिया गया है खबर को। ये पाकिस्तान में ये लॉ है या अफ्रीका के 2 ममालिक हैं, पूरी दुनिया में ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। हम खुद ये सजेस्ट करते थे और करते हैं कि हद तक के कवानीन को सख्त होना चाहिए। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम लगाए। इसी तरह मैं तो खुद आज सबसे ज्यादा बड़ा विक्टिम मैं हूँ। मेरी मीन्स हमारे जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जो मेल जर्नलिस्ट हैं, जिनके खिलाफ ट्रोलिंग होती है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ट्रोलिंग विंग बनाए हुए हैं, वो जब किसी जर्नलिस्ट की हत्या करते हैं, उसकी फैमिली के खिलाफ नाजेबा जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मेरे पास भी कोई फोरम नहीं होता कि मैं जाऊं। लेकिन मसला यह है कि इस फोरम की जरूरत तो थी, लेकिन हुकूमत ने जिस अंदाज में काम किया, लगता यह है कि पहले से कोई टारगेट सेट तो नहीं है। ये शकूक शुबात है कि टारगेट पहले सेट है, कानून साजी अब की जा रही है और रातों रात शायद कोई इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर या पंजाब के अंदर कोई पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू करना है। भाई अगर आपकी ऐसी नीयत नहीं है तो अब भी टाइम है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो बार बार कह रही है हम बैठने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप टाइम तो हमें दें। ये सूरत हाल है, तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। तो अफजल भट्ट साहब, आपके नज़दीक जो अभी सहाफ़ती तंजीमें इस एक्ट की, इस बिल की जो है वो मुखालिफत कर रही हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? किन ग्राउंड्स पर ये मुखालिफत कर रहे हैं आप? और भट्ट साहब इसमें ये भी ऐड कर लें कि क्या आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी? अब आप बिल तो पास हो गया है, आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी माय लीडर? देखिए, एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में जितने कवानीन आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं तो हमें डर लग जाता है। नया कानून देखते हैं कि भाई ये कोई बेहतरी के लिए नहीं होगा, ये हमारे गले में कुछ शिकंजा फिट करने के लिए ये लॉ लाया होगा। भट्ट साहब ये आपका काम बढ़ गया है। मैं आपको बताऊं, हमारी अर्जियां दरखास्तें आपके पास अब बढ़ जाएंगी और आपके लिए सड़कें जो हैं वो छोटी पड़ जाएंगी। देखो, एक तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी है। आज जो रात के अंधेरे में पंजाब असेंबली से ये बिल पास करके एक्ट बनाया गया है और आपको मालूम होगा कि कल जो है वो 2 दिन कबल कोयटा प्रेस क्लब में हिस्ट्री में पहली दफा इंतजामिया ने ताला लगाकर उसको सील कर दिया था। तो इसलिए इन दोनों अमूर को सामने रख के कोयटा प्रेस क्लब पर तालाबंदी और पंजाब असेंबली से रातों रात जो है वो एक ड्रैकोनियन लॉ पास करने के खिलाफ PFJ की अपील पर कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और फिर हम इस एहतजाज को भी बढ़ाएंगे, साथ साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे
और वकला से मशवरा करने के बाद अगर इसे कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा तो हम इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ठीक, तो भट्ट साहब आपने ये कहा कि एज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह का कानून आता है तो वो ये एक एजम्पशन मौजूद होती है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो शिकंजा अपना जो है वो तंग किया जा रहा है लोगों के गिर्द, और इसके पीछे जो है वो नीयत कुछ अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि एक तो ये एजम्पशन हो गई, इसके अलावा बुनियादी तौर पर आपने ये एक्ट ये बिल जो है ये पढ़ा होगा, तो इसके कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर जो है वो आपको एतराज़ है? इसमें एक तो 30 लाख जुर्माना रखा गया है, ठीक है। तो अगर ये फर्ज किया कि किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो क्या एक आम रिपोर्टर, एक अगर छोटा मोटा गली मोहल्ले का वर्कर या सब एडिटर उसके खिलाफ सू होता है तो क्या वो 30 लाख रुपया जुर्माना दे सकता है? ठीक है। एक तो हमारा ये है कि इसको किसी तरह से जो है वो रखना चाहिए। दूसरा, इसका जो पूरा अभी तक ये हमें इस बात पे भी नहीं कहा गया कि भाई इसी तरह का लॉ एक लॉ मरकज में मौजूद है, आप सूबे में बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या मरकज इसको काम को डील करेगा या सूबा डील करेगा? ये भी आज हमने क्वेश्चन उठाया था। तो इसलिए हमारा सिर्फ ये था कि इसमें जितने लिकोनाज हैं अगर आप एक चंद दिन हमें दे देते हैं। हमने उन्हें कहा कि एडवोकेट जनरल ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया था, लेकिन हम वकील तो नहीं थे। हमने कहा कि हमें भी टाइम दे, पीएफजे को भी टाइम दे। पीएफजे जो है वो आज अपने वकला के पास जाए और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपको जवाब देंगे। लेकिन मैंने पहले भी जो कहा है कि हुकूमत ने जल्दबाजी के जरिए इस बिल को पास करवाकर खुद शुकूक व शुबहात का रास्ता खोला। जल्दबाजी की वजह से शुकूक व शुबहात जो है वो बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। महतू साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये आज़ादी सहाफ़त के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, बिल लाया नहीं जा रहा, ये बिल मंजूर हो गया पंजाब असम्बली में, जैसे फारूकी साहब ने बताया आपसे कुछ देर पहले। एक्चुअली हुकूमत जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या ऊपर पीडीएम की तो नहीं है, नून लीग की हुकूमत है। ये वफाक की तरफ से भी और पंजाब की तरफ से भी जो घेरा तंग किया जा रहा है। नाम तो लिया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जी, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इस मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं और हुकूमती शख्सियात के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, हमने उनको पकड़ना है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मतलब मकसद इस सारी कानून साजी का सिर्फ यही है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। 2016 की बात है और 19 अगस्त था, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो नहीं थी, ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पे एक बिल लाया गया जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2016 एक्ट, जिसको पीका कहते हैं। पीका आया तो उसके अंदर उन्होंने ये पाबंदी लगा दी थी कि कोई बंदा भी जो फेक न्यूज़ फैलाएगा, जो जाली तौर पे लोगों की इज्जत को या पगड़ियाँ उछालेगा, तो उसको हम 3 साल कैद की सज़ा देंगे। लेकिन उस एक्ट में जो ओरिजिनल एक्ट था उसके अंदर ये था कि उसमें जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो अखबारात हैं, यानी जो पैमरा के लाइसेंस शुदा टीवी चैनल्स हैं, ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं अब कहने वाला हूँ। लेकिन जब इमरान खान साहब आए उस वक्त वो कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया के जिन को बोतल में बंद नहीं कर सकते, जब वो अपोजिशन में थे। जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने सदर अलवी से वो वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं कराई, सदर अलवी से एक ऑर्डिनेंस ही करा दिया। उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने ये किया कि जो आज़ादी सहाफ़त की उस वक्त राग लाप रहे थे, उन्होंने ये किया कि 3 साल वाली सज़ा को 5 साल कर दिया और ये कह दिया कि ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म होगा। पहले तो नाकाबिल ज़मानत नहीं था, फिर काबिल पुलिस दस्तंदाजी भी कर दिया और फिर ये कह दिया कि 6 माह में वो जो अदालत होगी इसका फैसला करेगी और 6 माह तक तो ज़मानत नहीं होगी। यानी मेरे ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया और मैं पकड़ा गया तो 6 माह ज़मानत नहीं होनी, और 6 माह के बाद अगर वो साबित हो गया कि खबर मेरी सच्ची थी, इल्ज़ाम गलत था, तो उस बंदे को कुछ नहीं कहा जाएगा। अब एक बात ये, दूसरा ये था कि ये जुर्माना जो था वो बढ़ा के उन्होंने 10 लाख रुपए कर दिया, जो पहले 3 लाख रुपए था। अच्छा, उसके वो शिकंजा मौजूद है। अभी 4 दिन पहले वफाकी हुकूमत ने जो पहले ये FIA इन्वेस्टिगेशन करती थी इस पीका की, अब उन्होंने एक नई एजेंसी बना दी जिसे वो कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये वजारत दाखिला के अंडर है, जिसके वजीर मोहसिन नकवी साहब खुद जर्नलिस्ट हैं। तो उनके अंडर ये वफाक से तो ये किया गया कि ये जो नाकाबिल ज़मानत है और जो 6 माह जो है कैद होगी, उसको ज़मानत नहीं करने देंगे, और फिर ये है कि उसमें हम शिकंजा करेंगे जो फेक न्यूज़ फैलाएगा।
और ये भी शामिल है कि अमेंडमेंट के तहत जो ऑर्डिनेंस लाए थे नवाज अपना इमरान खान की हुकूमत वाले कि वो अब यानी ये सारे टीवी चैनल भी उसमें शामिल है, ऊपर से ग्रिप है और नई एजेंसी भी बनाई है पकड़ने की। अब पंजाब में जो लाए हैं, अब आप पूछ रही थी अब्दुल बर साहब थे कि कौन सी शिकें जो है वो आपको लगती हैं कि गलत है। मेरे हिसाब में जो इसकी सेक्शन 4 है उसमें एक शिक है ई, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई बयान चलाना है किसी के बारे में या कोई खबर देनी है तो उससे कंसेंट लेना होगी, यानी उससे आप ये इजाज़त लेंगे कि आप ये खबर देने लगे हैं। अब जिसके बारे में आपने खबर देनी है वो इजाज़त देगा कि मेरे बारे में आप खबर दे लें, यानी ये बिल्कुल एक जहलाना किस्म की ये शिक है। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपने अपना डिफेंस करना है तो ये आर्टिकल 13 है, वो कहते हैं अगर आपने डिफेंस करना है तो आपको ट्रिब्यूनल से इजाज़त लेना होगी कि आप डिफेंस कर लें और ट्रिब्यूनल इजाज़त देगा। तो ये बस इस किस्म की बातें हैं कि जो नाकाबिले कबूल है और पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी बड़ी जद्दोजहद की है। ये मजाक नहीं है, जिन्होंने प्लेट में रख में आज़ादी सहाफ़त नहीं दी हुई, हमने इसके लिए कोड़े भी खाए हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमने सड़कों पर जद्दोजहद की है, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ये आज़ादी हम छीनने नहीं देंगे। पिछली हुकूमत में जब परवेज़ इलाही साहब ने एक नए कानून के तहत हमारी आज़ादी को छीनने की कोशिश की थी तो उनको वो अपनी शिक में अमेंडमेंट लाना पड़ी थी। मैं ये कहता हूं कि आप एक फर्क करें, हम इसके साथ हैं कि फेक न्यूज़ ना फैले, मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, लोगों की पगड़ियां उछली हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, हुकूमतें डिस्टर्ब की गई हैं और पाक फौज से लेके अदलियत तक के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं सबको उतारा गया। लेकिन मैं सजेशन ये दे रहा हूं कि आप इसके अंदर जो साफ़ी 10 साल से DGPR का कार्ड होल्डर है, जो पिछले 10 साल में कहीं बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहा है, उसको आप इससे निकालें क्योंकि वो खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान में जो सैटेलाइट चैनल है उसको निकालें, वहाँ पे कोई जुर्रत नहीं करता। एक तो साफ़ी को अपनी नौकरी का खतरा होता है, दूसरा जो मालकान जो होते हैं मीडिया के वो बड़े सख्ती करते हैं इस बात पे, उनको भी खतरा होता है। तो ये वो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं करता। प्रोफेशनल सहाफ़ी में और सिटीजन जर्नलिस्ट में ये आपको फर्क करके कानून बनाना चाहिए था, फर्क करके कानून बनाना चाहिए था। फारूकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बस असल बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो सियासी पार्टीज़ हैं उन वहाँ पर ये सोच नहीं पाई जाती कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी अप्रोच कुछ और होती है, अपोजिशन पर होते हैं तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ ही नारे लगा रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, सीना को भी कर रहे होते हैं। आज अपोजिशन ने सहाफ़ियों का पूरा साथ दिया, हमें वो अपने चैम्बर में भी लेके गए, अपोजिशन चैम्बर में भी वहाँ पर इनवाइट किया, उन्होंने कमेटी रूम में उनके साथ बैठकर बातें हुई और उन्होंने पूरी यकजहती का इजहार किया। लेकिन यही अपोजिशन कल थी जिसका बेतू साहब ने जिक्र किया कि जब इमरान खान थे वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया और उसके अंदर सजाएं बढ़ा दी, उसको मज़ीद सख्त कर दिया। जब उनका इक़्तिदार जा रहा था तो उन्होंने एक बड़े जलसे में खड़े होकर ये कहा था कि आप लोग मेरे ऊपर ऐसे ये हाथ नहीं डाल सकते, और उन्होंने फ़ोन अपना लहरा कर ये कहा था कि ये सोशल मीडिया का दौर है। यानी उस वक्त उन्हें जाते जाते उन्हें ये सोशल मीडिया और यही मीडिया जो था इसका एक आसरा नजर आ रहा था कि इसके होते हुए मेरे ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। ये देखिए, जब बुरे दिन होते हैं तो यही मीडिया आपकी सपोर्ट होता है, लेकिन जो ही आप इक़्तिदार पे आते हैं तो सब कुछ जो है वो हम भूल जाते हैं, हो जाता है मीडिया का गला घोंटने की तरफ। ठीक है, फारूकी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लॉ एक्सपर्ट हैं अहमद पनसोटा साहब। अहमद पनसोटा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद पनसोटा साहब, ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं पंजाब में, अगर देखें तो डेफेमेशन एक्ट 2017 पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो आज जो बिल आया और मंजूर भी हो गया, तो ये आज का बिल जो है वो उससे किस तरह से मुख्तलिफ है? जी थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफेमेशन के ऊपर कानून ऑलरेडी मौजूद था, मतलब अगर आप इस नए बिल को देखें तो इसमें ऑफ कोर्स एक एफर्ट तो जरूर हम देखा जा सकता है कि किया गया कि डेफेमेशन के कानून को रिवैम्प करें, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद चीजें थी इंस्टेड कि आप उनको इम्प्रूव करते, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मजीद सब्जेक्ट करने की कोशिश की, उसको मजीद रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। अगर हर कानून जो है उसका एक स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रीजंस होता है, अगर आप इस कानून का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रीजंस देखें तो उसमें वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट सिटीजन। तो क्या एक कानून के अंदर पब्लिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट सिटीजन को फर्क करना जरूरी है? क्या दोनों इंसान नहीं है, दोनों की इज्जत नहीं है? क्या दोनों को एक पैराए से देखना नहीं जाना चाहिए? अगर किसी की डेफेमेशन होती है तो वो दोनों की डेफेमेशन है। ये क्या बात हुई पब्लिक ऑफिशियल के लिए ज्यादा? फिर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस वाला बंदा या किसी को सू करेगा तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा सू करेगा तो वो जाएगा आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में। 3 मिलियन का फाइन है, जो कि बिल्कुल मैं भट्ट साहब से एग्री करता हूँ, एक एग्जॉर्बिटेंट फाइन है जिसकी जरूरत नहीं है।
उसके बाद आपने क्रिमिनल डेफेमेशन जो पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है, इस कानून में आपने स्पेसिफिक सेक्शन डाल दिया है कि नहीं जी वो जो ये वाला कानून है सेक्शन 24 के तहत वो उसको प्रेजुडिस नहीं करेगा। पूरी दुनिया क्रिमिनलिटी खत्म कर रही है डेफेमेशन में, ताकि लोग आजादी से बोल सकें, फ्रीडम से बोल सकें, अपने आईनी हकूक एक्सरसाइज करें, और अगर कोई बात गलत करे तो जिस तरह पूरी दुनिया में डेफेमेशन लॉज मौजूद हैं तो उसके खिलाफ डेफेमेशन या इस तरह आप प्रोसीड कर सकें। फिर अगर आप इस कानून की डेफिनेशन का सेक्शन देखें तो सेक्शन 2A है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग की जो डेफिनेशन है उसमें आपको बड़ा क्लियरली नजर आता है कि किस चीज की वजह से इस कानून को लाया गया है, और वो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक। तो मकसद ये है कि डेफिनेशन का जो बुनियादी मकसद होता है किसी भी महजब मुआशरे में, वो इस चीज को कर्व करना होता है कि कोई भी शख्स गलत बात ना करे जो कि नॉट ओनली अनट्रू हो, फॉल्स हो। यहाँ पर आपने इतना ज्यादा रूम दे दिया है स्टेट को एक्सरसाइज करने का पावर कि अब आप प्रीटी मच हर चीज को चेक करेंगे। दुनिया में जहां जहां फ्रीडम पनपा है या आगे गया है, वो ऑफकोर्स उसमें एक्सेसेस भी होते हैं, बात की जाती है। जो एक वो बड़ी मशहूर बात है, बोल के लब आजाद है तेरे, उसका मकसद ये है कि उसके अंदर एक्सेसेस भी होती हैं, लेकिन जहां दीदा दरिस्ता तौर पर झूठ हो वहां डेफेमेशन वर्क्स व्हेन इट कम्स इनटू प्ले। लेकिन इस कानून को देखकर तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा सीरियस एफर्ट है कि किसी तरह किसी भी शख्स को बोलने की इजाजत मत दी जाए, और जो सोशल मीडिया का फोरम है वो भी हम सिविल लेवल पर ला के तो उसको डील करें। तो मैं पर्सनल समझता हूँ कि डेफेमेशन ऑर्डिनेंस जो पिछला था 2002, वो एक फेडरल लॉ था, ये प्रोविंशियल लॉ से उसको कैसे ओवरराइड करेगा। सेकेंडली, ये जो कानून है इसको इम्प्लीमेंट करने के थ्रू आप अच्छी बातें भी हैं, मतलब एक दो चीजें बहुत अच्छी, जिस तरह के लॉयर्स में से या जजेस अपॉइंट होंगे। मैं समझता हूँ कि वकला में से बहुत ऐसे प्रोग्रेसिव लोग हैं जिनको तो फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स ले आते हैं ना। जी ऑफ कोर्स उसको इन्फोर्स कर देते जी। मैं तो कहता हूँ अमेंडमेंट्स बात की बात है, जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है उसमें 7-7 साल 4-4 साल दावे क्यों चलते हैं? क्या एक सिंपल अमेंडमेंट ये नहीं की जा सकती थी कि 2 महीने के अंदर दावा खत्म होगा, अगर नहीं होगा तो एक्शन लिया जाएगा? ये दुनिया के बहुत कवानीन है जिसमें मौजूद है। एंटी टेररिज्म का कानून है, उसको 10 दिन का ट्रायल है, लेकिन नहीं होता। तो बजाय इसके कि एक नया कानून ले आए जिसमें आप अपनी मनपसंद और मन गलत चीजें ले आए, आप एग्जिस्टिंग लॉ को इन्फोर्स कर दें, ताकि लोगों को 1-1, 2-2 या 6 महीने में लेट से इंसाफ मिल जाए। अगर कोई किसी के खिलाफ बात करता है, फिर लोगों को रोका गया है कि आपने प्रोसीडिंग्स के ऊपर बात नहीं करनी है, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, भाई क्यों नहीं करनी? उसके लिए अरशद शरीफ केस बड़ा मशहूर है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कन्फाइंस दिए हुए कि आप एक ऑनगोइंग केस में इस तरह से बात नहीं कर सकते कि उसकी आउटकम अफेक्ट हो। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप एक कानून के तहत कैसे रोक सकते हैं? अगर हमने टीवी पर केसेस की बात भी नहीं करनी, अगर हमने टीवी पे किसी के ऊपर बात नहीं करनी, तो फिर टीवी पे बैठ के पीछे आई थिंक एडवर्टाइजमेंट ही रह जाती है। तो ये जो पूरी दुनिया में इसी तरह इवॉल्व करता है मीडिया, लेकिन ये आई थिंक ये अनड्यू रिस्ट्रिक्शन है, और अगर ये चैलेंज हुआ तो there is every chance कि इसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा, या एटलीस्ट इसके कुछ हिस्सों को जरूर स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों को भी मैं प्रोग्राम से जो है वो शुक्रिया कहूँगी। और नाज़रीन, असल मसला ये है, नया कानून नहीं है, नए कानून आते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है, कवानीन हमारे यहाँ मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन असल प्रॉब्लम है। तो इम्प्लीमेंटेशन को एड्रेस किया जाना चाहिए कि किस तरह से एक कानून जो एग्जिस्ट करता है उसको आप उस पर अमल दरामद को यकीनी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।